जय हिंद दोस्तों। मैं दुष्यंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल एविएटर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो है रीजनिंग, और रीजनिंग में हम पढ़ेंगे मानसिक अभिरुचि। हमने देखा है कि पिछले जो एग्जाम वनडे एग्जाम पुलिस का हुआ है उसमें मानसिक अभिरुचि से 10 से 12 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। क्या कहते हैं? जनहित याचिका। जनहित से ही हमें समझ में आ रहा है कि जनता के हित के लिए। अब आते हैं कि जनहित याचिका की जो अवधारणा है वो कहां से ली गई है। तो जनहित याचिका की जो अवधारणा है वो अमेरिका न्यायशास्त्र से ली गई है। कहां से ली गई है? अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। फिर आते हैं, हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में PIL के जनक कहे जाते हैं PN भगवती को। किसको? PN भगवती को। भारत में PIL किसको कहा जाता है? PN भगवती को PIL का जनक कहा जाता है। फिर आते हैं हम, नेक्स्ट है आपका कि भारतीय कानून में PIL का मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भारतीय कानून में PIL का मतलब होता है जनता के सुरक्षा को के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना। जनता के हित के लिए जो हम मुकदमा दायर करते हैं उसको क्या कहते हैं? PIL कहते हैं। PIL जनता का, जनहित का अर्थ क्या होता है? जनहित का अर्थ होता है समाज का प्रत्येक व्यक्ति। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए जो होता है उसको क्या कहते हैं? जनहित कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा समाज के प्रति उसके उत्तरदायित्व होते हैं। हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अपने अपने उत्तरदायित्व होते हैं और हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने उत्तरदायित्व निर्वहन करने चाहिए। फिर है प्रशासन भी समाज के प्रति उत्तरदायी होगा। ऐसा नहीं है कि समाज के में जो लोग रह रहे हैं वही, ऐसा नहीं है। प्रशासन, सरकार, प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में रह रहा है उसका उत्तरदायित्व है कि वो समाज के प्रति उत्तरदायी रहेगा। फिर आते हैं, नेक्स्ट है कि प्रशासनिक कर्मचारी, जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। अगर कोई प्रशासनिक कर्मचारी है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है या उससे किसी व्यक्ति या समाज या संस्था को किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किसी भी व्यक्ति, समाज में व्यक्ति रह रहा है या किसी भी संस्था का अगर अहित होता है तो हमें क्या करनी चाहिए? PIL दायर करनी चाहिए। अब PIL दायर करने के लिए हमारे न्यायशास्त्र में क्या है? 2 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? एक तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत PIL दायर कर सकते हैं। और दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। PIL है उसको क्या कर सकते हैं? हम अनुच्छेद 32 के तहत दायर कर सकते हैं। तो 2 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 226 जो क्या है, उच्च न्यायालय में हम PIL दायर करेंगे, और अनुच्छेद 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में PIL दायर करेंगे। नेक्स्ट है PIL कब कब प्रस्तुत किया जा सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम हर स्थिति में PIL को दायर कर सकते हैं। तो PIL दायर करने के कुछ नियम हैं, कब कब हम PIL दायर कर सकते हैं। तो पहला है कि अगर सरकार ने मनमाना टैक्स लगा दिया है आपके ऊपर, अगर सरकार ने मनमाना टैक्स लगा दिया है पेट्रोल के ऊपर, किसी भी और चीजें हैं
उनके ऊपर अगर सरकार के द्वारा आपके पास मनमाना टैक्स लगाया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, PIL दायर कर सकते हैं। फिर आते हैं सड़क सुरक्षा। अगर आपको सड़क पर सुरक्षा नहीं मिल रही है, स्ट्रीट लाइट हो गई, सड़क टूटी फूटी है, सड़क पर डिवाइडर नहीं है प्रॉपर तरीके से, या किसी शहर में या सड़क पे कहीं पुलिस चौकी नहीं है, तो फिर हम वहां क्या कर सकते हैं, वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, PIL दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रदूषणकारी फैक्ट्री लगने पर। आपके शहर में अत्यधिक फैक्ट्रियां लग गई, अब उससे क्या हो रहा है कि आपके आसपास में या आप खुद बीमार पड़ रहे हो या आपका पूरा समाज उससे निकलने वाले धुएं से या प्रदूषण से अगर किसी को दिक्कत हो रही है, अगर बीमारियां अत्यधिक हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, PIL दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बाल श्रम कराए जाने पर। आपने देखा होगा कि शहरों में क्या करते हैं या गांव में छोटे छोटे बच्चों से क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं। उनका बच्चों का क्या काम है, बच्चों का काम है अच्छे से खाएं पिएं और अपने स्कूल जाएं और अपने भविष्य का निर्माण करवाएं, लेकिन उनके माता पिता द्वारा या किसी मजबूरी के तहत, किसी मजबूरी के कारण उन्हें फैक्ट्रियों में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे, समाज का कोई भी व्यक्ति आएगा और वो देखेगा कि छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है, तो फिर क्या होगा, वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, PIL दायर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अश्लील विज्ञापन कहीं पे भी शहर में या कंपनियों के द्वारा अगर अश्लील विज्ञापन अत्यधिक लगाए जाएंगे, तो भी वहां हम क्या कर सकते हैं कि हमारा इन अश्लील विज्ञापनों से समाज पर कुप्रभाव पड़ रहा है। तो अश्लील विज्ञापन लगाए जाने पर भी क्या होगा, PIL दायर कर सकते हैं। फिर है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने पर। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है वो अत्यधिक भ्रष्ट है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या हथियार रहेगा, उसको रोकने के लिए हमारे पास एक ही हथियार रहेगा, वो है क्या है, PIL। नेक्स्ट है आपका कारागार। क्या है, कारागार बंदियों के प्रति सहानुभूति पूर्वक व्यवहार ना होना। अगर देखो कैदी जेल में चला गया, अगर उसको वहां पर भी प्रताड़ित किया जाएगा तो वहां पर उसका कौन है, तो उसके लिए क्या है, अगर उसको अच्छे से खाना नहीं दिया जाए, टाइम पे सोने नहीं दिया जाए, उससे अत्यधिक काम करवाया जाए, तो वहां वो परेशान होके वो समाज से ही कोई ना कोई लोग जाएगा और वो क्या करेगा, PIL दायर करेगा। तो कारागार बंदियों के प्रति सहानुभूति पूर्व व्यवहार ना होने पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम क्या रहेगा, हम PIL दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न होने पर। आपने देखा होगा कि महिलाएं काम करने जाती हैं, अगर उनका यौन उत्पीड़न हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उस स्थिति में भी PIL दायर करेंगे। उस स्थिति में क्या करेंगे, PIL दायर करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि PIL दायर कौन 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 कर सकता है। तो PIL दायर करने के लिए समाज का कोई भी व्यक्ति PIL दायर कर सकता है। समाज का कोई भी व्यक्ति PIL दायर कर सकता है। जनहित याचिका जो है उसको समाज के प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होगा उसके द्वारा उसको दायर किया जा सकता है। या किसी संस्था के द्वारा सार्वजनिक हितों का हनन होने के संबंध में, किसी भी संस्था के द्वारा, अगर किसी भी संस्था के द्वारा सार्वजनिक हितों का अगर हनन हो रहा है, उस मामले में भी हम उसको कहां ले जा सकते हैं, न्यायालय में उठा सकते हैं या PIL दायर कर सकते हैं। फिर एक और पॉइंट है आपका कि ठीक है कोई गलत काम हो रहा है और किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति उसके पास खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा है, तो ऐसा थोड़ा ही है कि वो उसके पास फिर उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उस पर एक्शन लेने का किसको अधिकार है, उस पर एक्शन लेने को न्यायालय को खुद अधिकार है कि न्यायालय किसी भी मीडिया या सरकारी रिपोर्ट के आधार पर, न्यायालय को क्या अधिकार है
कि मीडिया या सरकारी रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय खुद किसी भी जो मैटर है उसको क्या कर सकता है, संज्ञान में ले सकता है और स्वतः क्या करेगा, पीआईएल दायर कर देगा। नेक्स्ट है आपका, अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में या प्रैक्टिस के लिए हैं, इनको हम देखते हैं एक के बाद एक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पहला क्वेश्चन है, लोकहित बाद दायर किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है, लोकहित बाद दायर किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है आपका, जिसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है केवल उसी व्यक्ति द्वारा। तो ऐसा तो है नहीं कि पीआईएल केवल उसी व्यक्ति के द्वारा दायर की जा सकती है जिसका मूल अधिकारों का हनन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। पीआईएल कोई भी व्यक्ति या किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति पीआईएल दायर कर सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर बी है, किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा पीआईएल दायर की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका, केवल सरकार के द्वारा। तो केवल सरकार के द्वारा पीआईएल दायर नहीं की जा सकती, केवल सरकारी कर्मचारियों के द्वारा। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत। केवल सरकारी कर्मचारियों के द्वारा पीआईएल दायर नहीं की जा सकती। पीआईएल दायर करने के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था, समाज का प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, पीआईएल दायर कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य है। कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य है जिससे कि सभी लोगों का में असुविधा हो रही हो। पहला है, आवासीय क्षेत्र में बारूद बनाने की फैक्ट्री चलना। पहला ऑप्शन है कि किसी भी रहने वाली स्थान पर क्या हो रहा हो, बारूद की फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री का चल रही हो, फैक्ट्रियां क्या हो रही हो, चल रही हो। तो इससे क्या होगा, समाज में क्या होगी, असुविधा होगी कि नहीं होगी। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। मृत पशुओं के अंग, हड्डी व चर्बी आदि से खाद्य पदार्थ बनाना। तो ये भी क्या है हमारा भाई, मृत पशुओं के अंगों से, हड्डियों से, उसकी चर्बी से अगर कोई ना कोई खाद्य पदार्थ बन रहा है तो उससे भी क्या होगा, लोक असुविधा होगी कि नहीं होगी। नेक्स्ट है, बस्ती के समीप आतिशबाजी व पटाखों को बिना लाइसेंस के खोलना। बिना लाइसेंस के अगर आप खोलोगे तो आपके पास जो उनसे बचने के लिए सुरक्षा के लिए जो चीजें होती हैं वो आपके पास नहीं होंगी, और बिना लाइसेंस के तो कोई भी चीज क्या रहती है, इलीगल रहती है। तो इससे भी क्या होगा, लोक असुविधा होगी। ऑप्शन नंबर डी है आपका, उपर्युक्त सभी कार्य लोक असुविधा के कार्य हैं। तो तीनों के तीनों कैसे कार्य हैं, तीनों के तीनों कार्य कैसे हैं, लोक असुविधा के कार्य हैं। यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी कार्य लोक असुविधा के कार्य हैं। नेक्स्ट है आपका, एक घरेलू विवाद जो एक प्रेमी द्वारा पत्नी पर कॉल किए जाने के संदर्भ में थाने पहुंचता है, तो इसे कैसे संभाला जाए। अगर आप पुलिस में हैं, कहीं पर भी हैं, तो इस एक आपका के पास एक विवाद गया, घरेलू विवाद गया, जो एक प्रेमी द्वारा पत्नी पर कॉल किए जाने के संदर्भ में थाने पहुंचता है, तो इस संदर्भ में आप क्या करेंगे, दोनों का तलाक करवाएंगे। ये सही बात नहीं रहेगी कि आते ही तलाक करवा दिया, तलाक करवाना हमारा काम नहीं है, तलाक करवाना कोर्ट का कार्य रहेगा। नेक्स्ट है, जोड़े को अलग करें और स्थिति का मूल्यांकन करें। जोड़े को अलग करेंगे कि कुछ दिनों के लिए आप अलग हो जाओ, और स्थिति का मूल्यांकन करेंगे कि किस कारण से इनमें झगड़ा हुआ है, या इसका मेन कारण क्या है, मेन कारण क्या है, या हिंसक पति को गिरफ्तार करने के लिए तत्पर कदम उठाएंगे। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, कॉल को नजरअंदाज कर देंगे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोड़े को अलग करें और स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट है आपका,
एक व्यक्ति अवैध ड्रग्स के मामले में संदेह की दृष्टि में है। किसमें? अवैध ड्रग्स के मामले में संदेह की दृष्टि में है। अभी आपको पता नहीं है कि ये ड्रग्स की सप्लाई करता है कि नहीं करता है, लेकिन आपके पास सर्च वारंट नहीं है। आपको पता तो है कि ये गलत काम करता है या ड्रग्स व्रग्स के मामले में, लेकिन आपके पास सर्च वारंट नहीं है, तो आप कैसे कार्रवाई करेंगे? आप कार्रवाई करेंगे कैसे करेंगे, ये हमें बताना है। पहला है सर्च वारंट प्राप्त करने तक व्यक्ति को रोकेंगे। अगर हम किसी व्यक्ति को रोक सकते हैं सर्च वारंट प्राप्त करने तक? कभी नहीं रोक सकते। तो पहला ऑप्शन ये हमारा देखते ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। संभावित कारण के आधार पर खोज का आयोजन करेंगे। संभावित आधार पर खोज का आयोजन करेंगे, ये भी हमारा क्या है? ऑप्शन गलत है, जो कि उचित नहीं है। नेक्स्ट है व्यक्ति से पूछताछ के लिए सहमति मांगेंगे। व्यक्ति से पूछताछ के लिए सहमति मांगेंगे, लेकिन ध्यान रहे व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को किसी भी प्रकार के उसके जो मूल अधिकार हैं उसका हनन नहीं होना चाहिए, और हम उससे पूछताछ करने की क्या मांगेंगे? परमत सहमति मांगेंगे। यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी है संदेह को नजरअंदाज करें और व्यक्ति को जाने दें। ये तो देखते ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति सेम टाइप हो गया था वो। एक स्थिति जहां आप एक साथी अधिकारी को अनैतिक व्यवहार करते हुए देखते हैं। आपका जो साथी अधिकारी है वो अनैतिक व्यवहार कर रहा है, मतलब समाज के लिए अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। उस समय आप कैसे आपकी प्रतिक्रिया होगी वो कैसी होगी? आप जो प्रतिक्रिया करेंगे वो क्या करेंगे? ऑफिसर को तत्काल संबोधित करेंगे? तुरंत तत्काल संबोधित नहीं करेंगे। उनके व्यवहार की आंतरिक रिपोर्ट करेंगे। उनके व्यवहार की आंतरिक रिपोर्ट करेंगे, या है व्यवहार को नजरअंदाज करें और अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें? तो उनके व्यवहार को नजरअंदाज नहीं करेंगे या अनैतिक व्यवहार में शामिल हो जाएंगे। तो ये भी हमारा क्या है? अनैतिक व्यवहार में शामिल नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी, उनके व्यवहार की आंतरिक रिपोर्ट करेंगे। अपने अधिकारी को आंतरिक तरीके से सूचना दे देंगे कि ये फलाना फलाना अधिकारी है जो गलत तरीके से या अनैतिक कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अपराध स्थल पर साक्ष्य एकत्रित और संरक्षित करने की उचित प्रक्रिया का वर्णन करें। कहीं पर भी कोई अपराध हो गया तो वहां पर जो अपराध हुआ है उसके आप पुलिस में हो और आपको कहीं अपराध हो गया और आपको एक साक्ष्य एकत्रित करने के लिए भेजा गया है, तो वही बताना है कि आप सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या है साक्ष्य इकट्ठा करने की। तो वस्तुओं को छूना और हिलाना ताकि अधिक देख सकें, या ऑप्शन नंबर बी है साक्ष्य को इकट्ठा करने और संरक्षित करने के लिए ग्लव्स और उपयुक्त पैकेजिंग का उपयोग करें। ऑप्शन नंबर सी है केवल उन वस्तुओं को इकट्ठा करें जो मामले के लिए प्रासंगिक लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी है वस्तुओं को इकट्ठा करने से पहले फोटोग्राफर या छायाचित्र लें। तो वस्तुओं को छूना या हिलाना, हमें उनको टच तो करना ही नहीं है क्योंकि उस पर क्या फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेने पड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। केवल उन्हीं वस्तुओं को इकट्ठा करें जो मामले से, नहीं ऐसा नहीं है। वहां पर जितनी भी चीजें मिलेंगी आपको उन सारी की सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी है वस्तुओं को इकट्ठा करने से पहले फोटोग्राफर को बुलाएं। फोटोग्राफर को बुला सकते हैं, लेकिन सबसे उचित आंसर क्या लग रहा है? साक्ष्य को इकट्ठा करने और संरक्षित करने के लिए ग्लव्स और उपयुक्त पैकेजिंग का उपयोग करें। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, जनहितवाद द्वारा कौन से प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते? पीआईएल के द्वारा कौन से प्रशासनिक कार्य हैं जिनको नियंत्रित नहीं किया जा सकता? किसी जन अधिकारी द्वारा जन कल्याण कोष का गबन करना, तो ये क्या है? ये पीआईएल के अंडर आता है, क्योंकि कोई भी अधिकारी है वो जनता के जन कोष से अगर कोई गबन कर लेता है तो क्या होगा? उस पर पीआईएल दायर की जा सकती है। संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन करना अथवा अवहेलना करना,
अगर कोई संवैधानिक कर्तव्यों का की उल्लंघन करता है या अवहेलना करता है तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, पीआईएल दायर कर सकते हैं। सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की मूल्य की वृद्धि करना, तो ये तो सरकार का काम रहेगा, सरकार का काम रहेगा कि वो उस पर कितना मूल्य बढ़ाए या घटाए, उस पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम पीआईएल दायर नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि पीआईएल कहां दायर नहीं की जा सकती, तो पीआईएल दायर सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल के मूल्य में वृद्धि होगी तो वहां पर हम पीआईएल दायर नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन था आपका किसी नदी के क्षेत्र को संरक्षित पहुंचाकर किसी राजमार्ग का निर्माण करना, तो ये क्या है, जन समुदाय को क्या होगा, इससे नुकसान होगा, तो यहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, पीआईएल दायर कर सकते हैं। राइट ऑप्शन हमारा क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, आप एक छोटे शहर के थानेदार हैं और एक स्थानीय उपद्रवी ने शहर के एक व्यक्ति को धमकी दी है, क्या दी है, धमकी दी है, तो आप क्या करेंगे, उपद्रवी को गिरफ्तार करेंगे, उसको हम तुरंत गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसे समझाएं कि धमकी देने के लिए कोई विचार नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको समझाएंगे तो वो बात मानेगा, नहीं मानेगा, क्योंकि वो क्या है, एक उपद्रवी है। शहर के अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर योजना बनाएं कि वो कैसे उपद्रवी को पकड़ें या शहरी सुरक्षा बल की मदद मांगें और संघर्ष की स्थिति को समाप्त करने के लिए उनके साथ उचित कदम उठाएं। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शहरी सुरक्षा बल की मदद मांगेंगे, क्योंकि आप एक छोटे शहर के थानेदार हैं तो आपको फोर्स की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ सकती है और संघर्ष की स्थिति को समाप्त करने के लिए उनके साथ उचित कदम उठाएंगे। नेक्स्ट है आपका, जनहितवाद किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल किया जा सकते हैं, तो मैंने बताया था आपको कि दो आर्टिकल थे, उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 और सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत हम क्या कर सकते हैं, पीआईएल दायर कर सकते हैं या जनहितवाद दायर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी कौन सा है, अनुच्छेद 226 के तहत, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका, आप एक सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने एक लापरवाह ड्राइवर गाड़ी चला रहा है जो बहुत धीमे चल रहा है, जिससे दूसरी गाड़ी आगे बढ़ने में असमर्थ है, मतलब जिससे दूसरी गाड़ियों को क्या हो रहा है, चलने में परेशानी हो रही है। तो फिर आप क्या करेंगे, ड्राइवर को गाड़ी साइड में खींचकर उसे रोकें और उसे धमकाएं कि वह ऐसा न करे। तो हमें किसी को धमकाना नहीं है, गाड़ी के पास से धीरे से गुजरते हुए उसे चेतावनी दें कि वह सावधानी से गाड़ी चलाए, यह गाड़ी के पीछे से हौसला दें और उसे समझाएं कि धीरे से गाड़ी चलाने से सामान्य गाड़ी चालन नहीं होता है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। या उसे ओवरटेक करें, उसको ओवरटेक नहीं करना है, गाड़ी के पास से धीरे से गुजरते हुए उसे चेतावनी दें कि वह सावधानी से गाड़ी चलाए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, सकारात्मक संवाद के मुख्य घटक क्या होते हैं। सकारात्मक जो संवाद होता है, अगर किसी से पॉजिटिव बात होती है, सकारात्मक संवाद होता है, तो क्या होता है, एक अच्छी वार्तालाप का क्या क्या मुख्य घटक होते हैं। डराना और धमकाना ये अच्छी बातचीत नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है चिल्लाना, चिल्ला कर बात करना क्या एक अच्छा संवाद है, नहीं है। सक्रिय रूप से सुनना और सहानुभूति देना, सक्रिय रूप से सुनना, आप एक्टिव होकर किसी चीज को सुनेंगे और उसके प्रति सहानुभूति देना, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि सकारात्मक संवाद का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है आपका, एक सामान्य ट्रैफिक के दौरान वाहनों की संपूर्ण जांच करने की प्रक्रिया का विवरण दें। अगर आप एक सामान्य ट्रैफिक लग गया है, वहां आप ट्रैफिक अधिकारी बनाए गए हैं, तो आप वाहनों की चेकिंग कैसे करेंगे,
तो उसके बारे में आपको बताना है। वाहन के भीतर की झलक जल्दी से देखें और ड्राइवर को जाने दें। ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि तुरंत हमको किसी की वाहन में एंट्री करने की कोई अधिकार नहीं है। किसी भी सामग्री को एकत्रित करने से पहले फोटोग्राफ या छायाचित्र लें। किसी भी सामग्री को एकत्रित करने से पहले फोटोग्राफ या छायाचित्र लें या फिर संवाद कर ड्राइवर की सहमति लें। पहले ड्राइवर से क्या करेंगे? हम बात करेंगे और ड्राइवर की हम क्या करेंगे? उससे सहमति लेंगे कि हम आपके वाहन की क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संवाद कर ड्राइवर की सहमति लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? उस वाहन की क्या करेंगे? जांच करेंगे। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख नेता के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सड़क को बंद कर दिया है, तो आप क्या करेंगे? विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख नेता के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों के द्वारा सड़क को बंद कर दिया है। अब सड़क बंद हो गई तो जनता के लिए क्या हो गया? परेशानी होगी कि नहीं होगी? जन समुदाय के लिए परेशानी होगी कि नहीं होगी? तो फिर आप क्या करेंगे? प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दें कि वे पुलिस के आदेश का पालन करें और शांतिपूर्वक तरीके से चले जाएं, या लोगों के साथ संवाद करें और उन्हें समझाएं, या सहकर्मियों से संपर्क करें और उनसे उचित कदम उठाने का निर्देश दें, या शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने के लिए लोगों के साथ समझौता करें। तो प्रदर्शन हमें करवाना नहीं है, सहकर्मियों से संपर्क करें और उनसे उचित कदम उठाने का निर्देश दें, या प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दें कि वे पुलिस के आदेश का पालन करें और शांतिपूर्वक तरीके से चले जाएं। तो प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देंगे कि वे पुलिस के आदेश का पालन करें और शांतिपूर्वक तरीके से चले जाएं। नेक्स्ट है आपका, एक संदिग्ध व्यक्ति का पीछा करते समय अपनी और अन्य लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? किसी संदिग्ध व्यक्ति का आप पीछा कर रहे हैं तो आप अपना स्वयं की सुरक्षा और अपने साथी लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे, वो हमें बताना है। संदिग्ध के पीछे तुरंत भागें तो तुरंत हमें भागना नहीं है, फोर्स आने तक इंतजार करें। फोर्स आने तक भी इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि संदिग्ध भाग जाएगा। जोर से चिल्लाएं ताकि संदिग्ध रुक जाए, ये भी हम नहीं करेंगे। हमारा काम क्या रहेगा? सावधानी पूर्वक पीछा करते हुए कंट्रोल रूम को सूचना देंगे। हम उसको क्या करेंगे? सावधानी पूर्वक उसका पीछा करते हुए और कंट्रोल रूम को अपने को क्या करेंगे? सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको अपराधियों के एक संगठन के बारे में जानकारी मिली है। आपको क्या मिला है? अपराधियों के बारे में एक संगठन की जानकारी मिली है जो शहर में अपराध की स्थिति को संचालित कर रहा है। आपके जो शहर में जो अपराध बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, उसकी स्थिति को क्या कर रहा है? संचालित कर रहा है, उसको चला रहा है। तो आप क्या करेंगे? अपराधियों को गिरफ्तार करना और संगठन को खत्म करना, या पुलिस बल के साथ सहयोग करके योजना बनाना और उन्हें नियंत्रित करना, या सामान्य लोगों को संज्ञान में लेना ताकि वे अपराधियों के खिलाफ खड़े हों। सामान्य लोगों को हमें संज्ञान में नहीं लेना है। अपराधियों के बारे में गहरा अध्ययन करके संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ योजना बनाना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अपराधियों के बारे में गहरा अध्ययन करेंगे और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के साथ योजना बनाएंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि अपराधियों के बारे में हमें पहले गहरा अध्ययन करना है कि वो कितने मजबूत हैं और उसी हिसाब से हमें क्या करना है? उनके प्रति एक्शन लेना है और एजेंसियों के साथ योजना बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका, पुलिस अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है? पुलिस अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है? बताएंगे कि पुलिस अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता है? व्यापारिक अपराधों का संज्ञान में लेना। केवल व्यापारिक अपराधों को संज्ञान में लेना पुलिस अधिकारी का कार्य नहीं होता है। अपराधियों की गिरफ्तारी करना, ये भी क्या है?
केवल अपराधियों की गिरफ्तारी करेगा? ये भी नहीं है। सड़क सुरक्षा की जांच करना, ये केवल ये भी नहीं है। क्या है? शांति व सुरक्षा स्थापित होगी, तो ये क्या किसका काम है? शांति व सुरक्षा स्थापित करना पुलिस अधिकारी का मुख्य काम होता है। नेक्स्ट है आपका, आपको एक प्रवासी ने यात्रा के दौरान जानकारी दी है। कोई घूमने आया आपके शहर में और उसने आपको जानकारी दी है कि उसके साथ बैठे कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है। उसका क्या कर लिया है? अपहरण कर लिया है। तो आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे कि किसी प्रवासी ने आपको जानकारी दी है कि उसके साथ कि कुछ लोगों ने उसका क्या कर लिया है? अपहरण कर लिया है। उसे मदद करने करके पुलिस थाने ले जाना, ऐसा नहीं करेंगे कि उसको पहले तो। नेक्स्ट है आपका, अपराधियों को हिरासत में लेंगे। आप अकेले अपराधियों को हिरासत में नहीं ले सकते। उसे मदद के लिए अगले गांव या शहर की ओर जाने की सलाह देंगे। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है। संबंधित अधिकारियों को स्थिति की रिपोर्ट करना और जब तक फोर्स ना आ जाए तब तक उसके साथ रहना। जब तक अपने अधिकारी को सूचना करेंगे कि ऐसे ऐसे फलाना फलाना आदमी फलाने फलाने आदमी के साथ अपहरण कर लिया गया है, और हम उसके जब तक साथ रहेंगे जब तक हमारी फोर्स नहीं आ जाएगी। क्या नहीं आ जाएगी? हमारी फोर्स नहीं आ जाएगी जब तक हम उसके साथ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके शहर में एक पारिवारिक विवाद है जिसमें दो पक्ष एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपका कार्य क्या रहेगा? अगर दो पक्षों में पारिवारिक विवाद है और उनमें धक्का मुक्की हो रही है तो आपका कार्य क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से वहां पहुंचकर लोगों को समझाना कि उन्हें अपने मुद्दों को सुलझाना चाहिए। अगर वे खुद ही अपने मुद्दों को सुलझा लेंगे तो वो झगड़ा क्यों करेंगे? प्रकरण की जांच करने के लिए पुलिस टीम को बुलाना। प्रकरण की जांच करने के लिए पुलिस टीम को बुलाना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दोनों पक्षों को अलग करके उन्हें शांत करने के लिए उनके मुकदमों को सुलझाना। दोनों पक्षों को हम अलग करेंगे। क्या करेंगे? पहले दोनों पक्षों को क्या करेंगे? हम अलग करेंगे और फिर उनके जो मुकदमे हैं उनको क्या करेंगे? सुलझाएंगे। इससे ही तो उनका पारिवारिक जो विवाद है जो लंबे समय से चला आ रहा है उसको क्या करेंगे? तभी तो खत्म हो सकता है जब उनके पहले उनको अलग किया जाएगा दोनों पक्षों को, और फिर उसके बाद उनके पे जो पिछले जो मुकदमे आ रहे हैं उनको सुलझा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? उनमें जो पारिवारिक विवाद चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो आपका आम जनता के साथ संवाद करके उन्हें अपने ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित का कौन सा अर्थ सही है? जनहित का कौन सा अर्थ सही है? तो राइट बताओगे आप। पहला ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, ये कोई जनहित है? ये हमारा जनहित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो, ये है? ये भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को रहने के लिए घर मिले, ये भी नहीं है। प्रत्येक जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, यही हमारा क्या है? यही हमारा क्या है? जनहित है। क्या है? जनहित है। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बताएंगे भारत में PIL का जनक कौन है? अभी मैंने बताया था भारत में PIL का जनक कौन बताया था मैंने आपको? PN भगवती। कौन बताया था? PN भगवती को बताया था भारत में PIL का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएंगे कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? पहला ऑप्शन है जनहित व्यक्तिगत हित के प्रतिकूल होता है, तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। जो एक व्यक्ति के हित में है वह समाज के अनुकूल नहीं होगा, ये क्या है? ये भी सही है। जनहित मानव अधिकारों का समर्थन नहीं करता है, ये क्या है? ये गलत है। जनहित क्या है? मानव अधिकारों का समर्थन करता है।
जनहित का अर्थ ही यही होता है कि सभी लोगों का जो अधिकार है या मानव अधिकार हैं उनको मिलने चाहिए, इसी का अर्थ ही होता है कि जनहित है। और ये कह रहा है कि जनहित मानव अधिकारों का समर्थन नहीं करता है, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत की जा सकती है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 के तहत हम क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में हम PIL दायर कर सकते हैं। और उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में हम कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत कहां कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है आपका, आप एक घातक अपराध की घटना को नियंत्रित कर रहे हैं जिसमें कई लोगों की जिंदगी को खतरा है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या कर रहे हैं, एक घातक अपराध की घटना को आप नियंत्रित कर रहे हैं, तो जिसमें कई लोगों की जिंदगी को खतरा है, तो आप क्या करेंगे, बताएंगे आप कि आपका क्या, आपका एक्शन क्या रहेगा? पहला है अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करेंगे, ये क्या है, अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करेंगे, ऐसा कुछ होगा नहीं। प्रकरण को नियंत्रित करने के लिए अत्यंत सजग रहेंगे तथा आम जनता को भी सजग करना, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि खुद सतर्क रहेंगे और जिस जनता को भी क्या करेंगे, एक्टिव रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए सजग करेंगे, या अपराधियों को रोकने के लिए अत्यधिक प्रयास करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा, या आम जनता को समझाने के लिए संवाद करेंगे, ये तो गलत है ही। नेक्स्ट है आपका, जनहित याचिका किसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है? तो किसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है, PIL दायर की जा सकती है, किसी भी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था द्वारा, ये भी क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त या किसी भी संस्था के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, PIL दायर कर सकते हैं। न्यायालय के स्वतः संज्ञान द्वारा, मैंने बताया था कि मीडिया या सरकारी रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय भी क्या कर सकता है, स्वतः संज्ञान में ले सकता है, किसी भी कोई भी घटना है या कोई भी चीज है उस पर क्या कर सकता है, PIL दायर कर सकता है न्यायालय, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है? बताएंगे कि शिक्षा का अधिकार किसको प्राप्त है। पहला ऑप्शन है निर्धन के बच्चों को, गरीब गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। वेश्याओं के बच्चों को अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। श्रमिकों के बच्चों को अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। तो उपयुक्त सभी को शिक्षा का अधिकार हमारा क्या है, मूल अधिकार है जो सभी को प्राप्त है। ये हमारा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि हमें शिक्षा मिलनी चाहिए ही चाहिए, चाहे कोई भी गरीब हो, अमीर हो, विकलांग हो, कैसा भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है आपका, जनहितवाद के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? बताएंगे कि जो PIL के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, जनहितवाद जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये तो क्या है, ये तो बिल्कुल सही है कि PIL जनता के लिए ही क्या, समस्याओं के लिए ही क्या करते हैं, PIL दायर करते हैं। नेक्स्ट है, जनता के हित में कोई भी सामाजिक संस्था या जनप्रतिनिधि जनहितवाद प्रस्तुत कर सकता है। तो ये भी क्या है कि कोई भी संस्था या कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी नेता या कोई हमारे समाज का व्यक्ति क्या कर सकता है, जनता के हित के लिए क्या कर सकता है, PIL दायर
कर सकता है। तो ये भी क्या है, PIL के लिए बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, जनहित वाद को याचिकाकर्ता बिना न्यायालय की अनुमति के कभी भी वापस ले सकता है। ये क्या है, गलत है, इसको कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता है। और तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण अथवा पर्यावरण प्रदूषण के गंभीर मामलों में जनहित वाद प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो ये तो क्या है, PIL का ही एक कारण है जिसके कारण हम PIL दायर करते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि अत्यधिक प्रदूषणकारी फैक्ट्रियां लगाए जाने पर हम PIL दायर कर सकते हैं। मैंने बताया था कब कब कर सकते हैं, तो उसमें से एक कारण तो ये भी तो था, अत्यधिक प्रदूषण होने पर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, कौन सा कथन समाज सुरक्षा व स्वास्थ्य वातावरण के हित में नहीं है। कौन सा कथन समाज सुरक्षा व स्वास्थ्य वातावरण के हित में नहीं है। पहला है, शुद्ध पेयजल व शुद्ध वायु प्रकृति के अमूल्य वरदान है। तो ये तो क्या है, समाज की सुरक्षा के हित में। सूर्य का भरपूर प्रकाश और पर्याप्त वर्षा प्राकृतिक की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं। ये भी क्या है, सामाजिक समाज सुरक्षा के हित में है। वृक्ष मानव जाति के मित्र हैं तथा मानवीय सभ्यता एवं मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। तो ये क्या है, ये भी हमारे समाज के लिए क्या है, समाज के या वातावरण के हित में। ऑप्शन नंबर डी है, धातुओं को प्राप्त करने के लिए जंगल व वृक्षों को काटना व खानों की खुदाई की अनुमति देना उपयुक्त है। तो अत्यधिक अगर वृक्षों की कटाई या धातुओं को प्राप्त करने के लिए जमीन को खोदेंगे तो उससे क्या होगा, पर्यावरण में क्या होगा, नुकसान होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा आता है कि स्वास्थ्य वातावरण समाज के हित में नहीं है, वो बताना है। तो कौन सा हित में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, धातुओं को प्राप्त करने के लिए जंगल व वृक्षों को अत्यधिक काटना या खानों की खुदाई करना, ये हमारा क्या है, वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य है जिससे हमें लोक असुविधा नहीं होगी या जनता को परेशानी नहीं होगी या जन समुदाय को परेशानी नहीं होगी। तो आप बताएंगे कौन सा कार्य है जिससे जन समुदाय को परेशानी नहीं होगी। पहला है, कार्य जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो अगर कोई चीज ऐसे कार्य हो रहे हो जो आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, उससे जन असुविधा होगी, उससे जन असुविधा होगी। कार्य जो जन साधारण की सुरक्षा के लिए खतरा हो, अगर किसी जन साधारण की सुरक्षा के लिए खतरा होंगे, उससे भी हमें क्या होगा, लोक असुविधा होगी। कार्य जो जनता की सुख सुविधाओं को प्रभावित करते हो, अगर जनता की सुख सुविधाओं को, अगर हमें किसी चीज से हमें परेशानी हो रही है, वो भी हमारा क्या है, लोक असुविधा है। नेक्स्ट है आपका, विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से ना होना, ये हमारा क्या है, लोक असुविधा नहीं है। क्या नहीं है, लोक असुविधा नहीं है। क्योंकि लाइट की आपूर्ति सुचारू रूप से ना होना, ये क्या है, लोक असुविधा नहीं है। ये पर्टिकुलर किसी समुदाय के लिए नहीं है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो आपकी PDF है, ये आपकी एविएटर क्लासेज में टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।